वेलकम टू माय चैनल परीक्षा की तैयारी। आज एलिमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स का यूनिट 3 रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी पढ़ेंगे। मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक पे बनाती तो पूरा अगर इस टॉपिक में पूरा बनाती तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 के साथ। व्हाट इज़ रेजिडेंशियल स्टेटस? रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है कि किसी पर्सन के स्टेटस को चेक करना कि वो पिछले साल या पिछले सालों में इंडिया में कितने समय तक रहा। इसको हम रेजिडेंशियल स्टेटस कहते हैं। और यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन इनकम टैक्स की डेफिनेशन के अनुसार है, जो कि अगर आपने मेरी पीछे वीडियो देखी होंगी तो आपको पर्सन की डेफिनेशन ज़रूर पता होगी। फिर भी बता देती हूँ। पर्सन का मतलब होता है कि कोई इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये पर्सन है। यहाँ पे सिर्फ पर्सन का मतलब एक इंसान से नहीं है, यहाँ पे पर्सन का मतलब कंपनी, फर्म, HUF से भी है। ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस का फिर से मतलब बता देती हूँ। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है कि कोई इंसान या कोई कंपनी या कोई HUF या फिर कोई फर्म पिछले साल या पिछले सालों में कितने समय तक इंडिया में रही थी, उस स्टेटस को चेक करने को हम रेजिडेंशियल स्टेटस कहते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने की ज़रूरत ही क्यों है? ज़रूरत इसलिए है कि जो भी आप इनकम पिछले साल जनरेट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में जनरेट कर रहे हैं, उस इनकम पे आपको इंडिया में टैक्स देना है या नहीं देना, वो रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। ठीक है। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म सबके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस का को चेक करने की कंडीशंस अलग अलग हैं। तो अब हम इन कंडीशंस को समझेंगे एज पर इनकम टैक्स लॉ। ठीक है। अब सबसे पहले हम इंडिविजुअल का चेक करेंगे, जो कि सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इंडिविजुअल का मतलब है जैसे आप, मैं, नॉर्मल लोग जो कंपनी नहीं है, जो HUF नहीं है, जो फर्म नहीं है, आम लोग जो सैलरी से कमाते हैं, या इंडिविजुअल बेसिकली सैलरी से कमाते हैं, या जिनका अपना खुद का स्मॉल बिजनेस है, जिसके मालिक वो है, प्रोप्राइटर हैं, तो जिनकी कोई कंपनी नहीं है, जिनकी कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं है, इंडिविजुअल वो होता है। ठीक है। देखिए, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने का स्टेप 1 ये है कि हमें ये चेक करना है कि इंडिविजुअल नागरिक था इंडिया का पिछले साल या नागरिक नहीं था। ठीक है। स्टेप 1 क्या है? आपको चेक करना है कि कोई इंडिविजुअल पिछले साल इंडिया का रेजिडेंट था या इंडिया का रेजिडेंट नहीं था। और फिर हम स्टेप 2 पे तब मूव करेंगे यदि हमें पता चलता है स्टेप 1 से कि इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट था पिछले साल। अब हम ये चेक करेंगे स्टेप 2 से कि वो इंडिविजुअल किस प्रकार का रेजिडेंट था, ऑर्डिनरली रेजिडेंट था या नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट था। आप इस फ्लो चार्ट से भी देख सकते हैं कि देखिए, इंडिविजुअल मैंने रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट में डिवाइड किया है, फिर रेजिडेंट को मैंने डिवाइड किया ऑर्डिनरली और नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट में। अब हम इनकी कंडीशंस और क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखिए, ये कंडीशन होती है ये जानने के लिए कि रेजिडेंट पिछले साल, रेजिडेंट नहीं सॉरी इंडिविजुअल पिछले साल रेजिडेंट था या नहीं था। कंडीशन 1 ये कहती है यदि आप पिछले साल इंडिया में 182 डेज के लिए थे या 182 डेज से ज़्यादा थे इंडिया में, तो आप इंडिया के रेजिडेंट कहलाएंगे। क्या बात है? सिंपल सी बात है कि 182 डेज के लिए आप इंडिया में थे या 182 डेज से ज़्यादा आप इंडिया में थे, तो आप इंडिया के रेजिडेंट कहलाएंगे। और ये 182 डेज कंटिन्यूसली नहीं है, ये लगातार होना इंडिया में ज़रूरी नहीं है। चाहे आप बीच में कोई और फॉरेन कंट्री में भी गए हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस टोटल आप 182 डेज पिछले साल इंडिया में रहे हो तो आप इंडिया के रेजिडेंट कहलाओगे। यदि आप कंडीशन 1 फुलफिल नहीं करते हो, पूरी नहीं करते हो, तभी हम कंडीशन 2 पे मूव करेंगे। ठीक है। कंडीशन 2 नहीं चेक करनी है जब तक आप कंडीशन 1 ना चेक कर लो। अगर आप कंडीशन 1 फुलफिल नहीं कर पाते तभी आपको कंडीशन 2 चेक करनी है। कंडीशन 2 के 2 पॉइंट्स हैं और ये दोनों पॉइंट पूरे करने हैं। पहला पॉइंट ये बोलता है कि आप इंडिया में पिछले साल 60 दिन या 60 दिन से ज़्यादा थे। कितना? 60 दिन और 60 दिन से ज़्यादा थे पिछले साल। ठीक है। और कंडीशन 2 का सेकेंड पॉइंट ये कहता है पिछले साल को छोड़ के उससे पहले 4 साल। क्या बोला मैंने? पिछले साल को छोड़ के उससे पहले 4 साल आप 365 डेज के लिए इंडिया में थे। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को फुलफिल करते हो तभी आप इंडिया के रेजिडेंट कहलाओगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे 2020 में आप 75 डेज थे, इसका ये 60 से ज़्यादा है। ठीक है। फिर मैंने 4 साल का चेक किया, 2019, 18, 17 और 16 में आप 370 दिन थे, मतलब 365 डेज से ज़्यादा थे, तो आप इंडिया के रेजिडेंट कहलाओगे। फिर से कंक्लूड कर देती हूँ। आप इंडिविजुअल हो और आप रेजिडेंट तब कहलाओगे
जब आप कंडीशन 1 फुलफिल करते हो, और अगर आप कंडीशन 1 फुलफिल नहीं कर पाते हो 182 डेज वाली, तभी आप कंडीशन 2 पे जाओगे, और अगर कंडीशन 2 फुलफिल करते हो तो भी आप इंडिया के रेजिडेंट कहलाते हो। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन 1 या कंडीशन 2 दोनों में से कोई भी फुलफिल नहीं हो पाती तो आप नॉन रेजिडेंट कहलाओगे। फिर आपका जो टैक्सेशन है उसी के अकॉर्डिंग होगा। आगे बढ़ें। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाया है। एग्जाम्पल ये कहता है कि मिस्टर एक्स यूएसए का रेजिडेंट सिटीजन है। मिस्टर एक्स यूएसए का नागरिक है, पर वो 1990 से इंडिया में रह रहा है। वो 1990 से इंडिया में रह रहा है, पर वो इंडिया छोड़ के चला जाता है पिछले साल में 16 जुलाई 2020 को यूएसए चला जाता है, और 4 जनवरी 2021 में वो इंडिया वापस आ जाता है। तो अब हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है प्रीवियस ईयर 2020-21 का। आपको पता है ना प्रीवियस ईयर क्या होता है? अगर आपने भी पीछे वीडियोस देखी हैं तो मैंने उसमें अच्छे से समझाया है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है, फिर भी बता देती हूँ, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिसमें आप इनकम जनरेट करते हैं, आप इनकम रिसीव करते हैं या आप इनकम कमाते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का प्रीवियस ईयर होता है। इसे हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी? शुरुआत क्वेश्चन की इसी चीज से करनी है, इस कंडीशन से कि आप पिछले साल 182 डेज रहे थे या नहीं रहे थे। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तभी आप कंडीशन 2 पे जाना। ठीक है, तो हम फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं कि मिस्टर एक्स जो है इंडिया में पिछले साल का मतलब ये है कि मैं 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक चेक करूंगी कि मिस्टर एक्स इंडिया में कितने समय तक या कितने दिनों तक था। तो मैं अप्रैल 2020 मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने 1 अप्रैल 2020 से शुरुआत की है, वो पूरे महीने था तो मैंने 30 डेज लिखा है। मई 2020 में भी वो पूरे महीने था तो मैंने 31 डेज लिखा है। जून 2020 में भी वो पूरे महीने था मिस्टर एक्स, तो मैंने 30 डेज लिखा है। जुलाई 2020 में मैंने 16 डेज लिखे हैं, क्योंकि मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि वो 16 जुलाई 2020 को अमेरिका चला गया था। ठीक है, फिर मैंने दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त 2020 का पीरियड बिल्कुल काउंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो इंडिया में था ही नहीं, वो अमेरिका में था। फिर मैंने जनवरी 2021 के सिर्फ 28 दिन लिए। मैंने इसमें 4 दिन इसलिए कम किए क्योंकि वो 4 जनवरी 2021 को इंडिया में वापस आया था, तो मैं उन 4 दिनों को नहीं गिनूंगी क्योंकि वो उन 4 दिन में अमेरिका में था। ठीक है, फरवरी 2021 के पूरे 28 दिन लूंगी क्योंकि अब वो फिर से पूरे महीने इंडिया में रहा। मार्च 2021 में पूरा वो इंडिया में रहा था, मैंने 31 डेज लिखा है, तो टोटल हो गया 193 डेज। तो आप देख सकते हैं कि 193 डेज 182 डेज से ज़्यादा है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो इंडिया का रेजिडेंट है, उसे इनकम टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे सेकंड कंडीशन चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। यदि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तभी आप सेकंड कंडीशन पे मूव करना। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट केसेस ऐसे बताऊंगी जहाँ पे आप सेकंड कंडीशन का जो रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं हम इंडिविजुअल की, जो सेकंड कंडीशन है वो 60 डेज और 365 डेज वाली, वो आप नहीं यूज़ कर सकते। और वो केसेस हैं, ये 2 केसेस हैं, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको। 2 केसेस हैं। केस 1 ये है, केस 1 ये कहता है यदि इंडिविजुअल जो कि इंडिया का नागरिक है पर वो पिछले साल इंडिया को छोड़ के चले जाता है। क्या बोला मैंने? कि कोई इंडिविजुअल वो नागरिक है इंडिया का पर वो पिछले साल इंडिया को छोड़ के चला जाता है इस पर्पज से कि वो इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट ढूंढेगा या रोजगार करने के लिए गया है वो इंडिया से बाहर, या फिर वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है। ठीक है, तब इस केस में आप कंडीशन 2 यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ कंडीशन 1 यूज़ करेंगे। अगर कंडीशन 1 फुलफिल होती है तभी वो रेजिडेंट कहलाएगा, अगर कंडीशन 1 फुलफिल नहीं होती है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। आप कंडीशन 2 बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। समझ में आ गया? केस 2 ये बोलता है कि यदि कोई इंडिविजुअल इंडिया का सिटीजन है, यदि कोई इंडिविजुअल इंडिया का सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। पहले मैं यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब बता दूँ। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है कि वो पर्सन या वो लोग जो इंडिया अनडिवाइड होने से पहले, अनडिवाइड का मतलब जो इंडिया का पार्टीशन होने से पहले पैदा हुए थे, इंडिया के पार्टीशन होने से पहले पैदा हुए थे या उनके पेरेंट्स पैदा हुए थे या उनके ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए थे, तो हम उन लोगों को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो ये केस 2 क्या कहता है कि कोई इंडिविजुअल जो कि इंडिया का सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है
पर वो इंडिया के बाहर था पिछले साल, इंडिया के बाहर रहता है पर वो पिछले साल इंडिया में आता है, मैंने पीछे गलत बोल दिया, वो इंडिया के वैसे बाहर रहता है पर वो पिछले साल इंडिया में आता है, ठीक है। तो हम उस कंडीशन में इस केस में हम कंडीशन 1 को यूज़ करेंगे, कंडीशन 2 को यूज़ नहीं करेंगे। कंडीशन 1 मतलब कि 182 डेज चेक करेंगे, यदि ये इंडिविजुअल पिछले साल 182 डेज के लिए इंडिया में था तो ये रेजिडेंट कहलाएगा। अगर ये 182 डेज के लिए नहीं था इंडिया में तो हम सेकंड कंडीशन पे नहीं बढ़ेंगे, हम बस उसे डिक्लेयर कर देंगे कि वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ कि ये दो केसेस ऐसे केसेस हैं जिसमें आप जो सेकंड कंडीशन है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको सिर्फ कंडीशन 1 ही यूज़ करनी है, सेकंड कंडीशन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। कंडीशन 1 फुलफिल होती है तो ठीक है कि वो इंसान फिर रेजिडेंट कहलाएगा इंडिया का, अगर वो कंडीशन 1 फुलफिल नहीं करता वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैंने आपको पीछे बताया था कि हमें सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी होती है कि कोई इंडिविजुअल या तो वो रेजिडेंट होता है या तो वो नॉन रेजिडेंट होता है। फिर मैंने कहा था अगर आपको स्टेप 1 में पता चल जाता है कि इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो हमें स्टेप 2 ये चेक करना है कि वो किस प्रकार का रेजिडेंट है, ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। इसकी भी कंडीशंस हैं जो हमें फुलफिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशंस हैं ऑफ बीइंग ऑर्डिनरली रेजिडेंट, इसमें ए और बी दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है साथ में। अगर ए और बी कंडीशन दोनों एक साथ फुलफिल हो जाती हैं तभी आप ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाओगे, अदरवाइज आप नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाओगे। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर ए, कंडीशन ए ये बोलता है कि पिछले साल को छोड़ के, पिछले साल को हम कंसिडर नहीं करेंगे, पिछले साल को छोड़ के उससे पहले 10 साल, पिछले साल को छोड़ के उससे पहले 10 साल आप 2 बार रेजिडेंट डिक्लेयर होने चाहिए, ठीक है। पिछले साल को छोड़ के उससे पहले 10 साल आप 2 बार रेजिडेंट डिक्लेयर होने चाहिए। रेजिडेंट डिक्लेयर होने का मतलब है कि जो कंडीशन मैंने पीछे आपको रेजिडेंट वाली बताई है वो आप फुलफिल करे होने चाहिए 2 बार 10 सालों में, ठीक है। बी पॉइंट ये बोलता है पिछले साल को छोड़ के उससे पहले 7 साल आप 730 दिन के लिए इंडिया में थे, ठीक है। क्या बोलती है बी कंडीशन? पिछले साल को छोड़ के उससे पहले 7 साल आप इंडिया में 730 दिन के लिए थे, ठीक है। अगर आप ये ए और बी कंडीशन फुलफिल करते हैं साथ में, दोनों पूरी करनी है, तभी आप ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाओगे, ठीक है। और अगर आप दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आप नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाते हो, या फिर आप इन दोनों में से एक भी फुलफिल करते हो तो भी आप नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाओगे। मैंने नीचे भी एक बॉक्स में अच्छे से प्रेजेंट किया है कि ए कंडीशन प्लस बी कंडीशन इक्वल टू ऑर्डिनरली रेजिडेंट। यदि आपने ए कंडीशन फुलफिल कर ली, बी नहीं की, बी क्लियर नहीं की, तो भी आप नॉन ऑर्डिनरली कहलाओगे। अगर आपने बी कंडीशन फुलफिल की है, ए नहीं करते हो, तो आप नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाओगे। और ए और बी अगर आप दोनों ही नहीं करते हो तो भी आप नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाओगे। बेसिकली सिंपल मतलब ये है, आपको ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनना है तो दोनों कंडीशन को साथ में फुलफिल करना होगा। अगर आप एक फुलफिल करते हो और दूसरी फुलफिल नहीं करते हो तो आप नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाओगे। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। अब मैं इस एग्जाम्पल से आपको पूरा जो पीछे मैंने आपको कंसेप्ट समझाए हैं इस क्वेश्चन से और इस सॉल्यूशन से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये कहता है कि मिस्टर एक्स जो है जर्मन का सिटीजन है, वो इंडिया में सबसे पहले 2009 फाइनेंशियल ईयर 2009 और 10 में आता है, उसके बाद वो लगातार इंडिया में आया, ठीक है। तो ये इन डेज में वो इंडिया में आया। 2009 में 82 डेज आया। मैं सारे डेज नहीं देख रही, आप क्वेश्चन अच्छे से इसको रीड करिएगा। हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है असेसमेंट ईयर 2017-18 का, मतलब प्रीवियस ईयर क्या हुआ 2016 और 17 तक का, ठीक है। हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है असेसमेंट ईयर 2017 और 18 का, इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्या हुआ 2016 एंड 17। दोबारा रिपीट करके समझा रही हूँ, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन से पूरे कंसेप्ट समझेंगे जो हमने पीछे बताया। तो मैंने आपको स्टेप 1 क्या बताया था कि हम ये सबसे पहले चेक करते हैं कि कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट है इंडिया का या नॉन रेजिडेंट है। तो मैं यहाँ पे स्टेप 1 लिखा है कि मिस्टर एक्स इज अ रेजिडेंट और अ नॉन रेजिडेंट। इसकी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि पिछले साल आप 182 डेज के लिए थे या उससे ज़्यादा थे तो आप रेजिडेंट कहलाएंगे। तो इस क्वेश्चन में चेक करते हैं, पिछले साल का मतलब है यहाँ पे 2016 और 17, पर मिस्टर एक्स तो सिर्फ 84 डेज के लिए आया था इंडिया में, पर हमें तो 182 डेज चाहिए। तो इसका मतलब कि मिस्टर एक्स कंडीशन 1 को फुलफिल नहीं करता है। तो हम अब कंडीशन 2 पे मूव करेंगे ये चेक करने के लिए कि वो रेजिडेंट है या नहीं।
तो कंडीशन 2 क्या बताती थी कि आप पिछले साल 60 डेज के लिए थे और पिछले साल को छोड़ के उससे पहले 4 साल आप 365 डेज के लिए थे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में देख लेते हैं। तो मिस्टर एक्स 2016 और 17 में 84 डेज के लिए था, मतलब कि वो 60 दिन से ज़्यादा था, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो फुलफिल हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के हमें 4 साल कंसिडर करने हैं। तो मैंने 4 साल कंसिडर किए, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16। मैंने 2016-17 नहीं लिया क्योंकि वो प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो फिर मैंने सभी डेज इसमें ऐड किए, 184 डेज, 56 डेज, 75 डेज एंड 191 डेज। अब जब मैंने इन चारों सालों के डेज को ऐड किया, मेरे 506 दिन आ गए, ठीक है, जो कि 365 डेज से ज़्यादा है। तो इसका मतलब मैंने कंडीशन 2 फुलफिल कर ली है। तो मिस्टर एक्स रेजिडेंट कहलाएगा इंडिया का। समझ में आया इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। स्टेप 2, जब मैंने कहा था कि कोई इंडिविजुअल हमें पता चल जाता है कि वो रेजिडेंट है, तो अब हमें चेक करना है कि वो किस प्रकार का रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है। और ऑर्डिनरी रेजिडेंट की मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी पीछे, ए और बी करके, और दोनों ही फुलफिल करनी है। तो ए क्या कहती थी? ए ये कहती थी कि पिछले साल को छोड़ के उससे पहले 10 साल आप 2 बार ज़रूर इंडिया के रेजिडेंट डिक्लेयर होने चाहिए, ठीक है। तो हम पिछले साल को इग्नोर करेंगे, प्रीवियस ईयर 2016 और 17 को इग्नोर करेंगे, हम उससे पहले वाला, उससे पीछे वाले ईयर्स को देखेंगे। तो मैंने उससे पीछे वाला फाइनेंशियल ईयर लिया है यहाँ पे 2015 और 16, और मैंने यहाँ पे देखा कि वो 191 डेज के लिए था इंडिया में, ठीक है। तो मैंने वो वाली कंडीशन चेक की, रेजिडेंट वाली, विच फर्स्ट वाली कंडीशन चेक की पहले कि वो 182 डेज से ज़्यादा था कि नहीं था इंडिया में। तो वो 191 डेज के लिए था, तो मैं कह सकती हूँ कि वो 2015 और 16 में रेजिडेंट था इंडिया का, ठीक है। फिर मैं एक और साल, मैंने कहा कि 2 साल का चेक करना है, तो मैंने फिर 2014 और 15 का चेक करके देखा। तो मैंने देखा 2014 और 15 में कंडीशन 1 तो फुलफिल होती नहीं है, क्योंकि वो 2014-15 में सिर्फ 75 डेज के लिए था। पर मैंने क्या कहा था, जब कंडीशन 1 फुलफिल नहीं होती है तो कंडीशन 2 चेक करेंगे। तो कंडीशन 2 में मैंने जब चेक किया कि वो हाँ प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये 75 डेज के लिए था, तो मैंने 75 डेज लिखा। उससे प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे 4 साल पहले वो 391 डेज था। आप टोटल करके देखिएगा, 56, 184 डेज, 76 और एक मिनट, फिर से मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पिछले साल को छोड़ के आपको उससे पीछे जो 10 साल हैं उसमें से 2 साल आपको ये चेक करना है कि आप रेजिडेंट थे या नहीं थे, ठीक है। तो 2016 और 17 मैंने कंसीडर नहीं किया क्योंकि प्रीवियस ईयर कंसीडर नहीं करना। उसके बाद मैंने फिर उससे पीछे गई 2015 और 16 में, उसमें मैंने रेजिडेंशियल कंडीशन चेक की, 182 डेज वाले से शुरुआत करते हैं, तो वो 191 डेज था, तो मुझे मूव करना ही नहीं पड़ा सेकेंड कंडीशन पे। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि 15-16 में वो रेजिडेंट था। फिर मैं 2014 और 15 में निकली, मैंने कंडीशन 1 चेक किया, तो उसमें वो 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ 75 डेज के लिए था। तो मैंने कहा चलो कंडीशन 2 चेक करते हैं। तो कंडीशन 2 में मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज़्यादा होने चाहिए, तो ये तो प्रीवियस ईयर में 75 डेज है, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर को छोड़ के मेरे को ये भी चेक करना है कि उससे पहले 4 साल वो 365 डेज होना चाहिए इंडिया में। तो यहाँ पे मैंने 391 डेज कैसे लिखा है, मैंने इसमें ऐड किया है 56 प्लस 184 डेज प्लस 76 प्लस 100 इक्वल टू 391 डेज। मतलब मैंने 2013-14 से लेके 2010 और 11 तक के डेज मैंने इन 4 साल के डेज ऐड किए हैं, जो कि 365 डेज से ज़्यादा है। तो मैं कहूँगी कि वो 2014 और 15 में भी रेजिडेंट था। अब मुझे और प्रीवियस ईयर्स का चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 2 साल की ईयर का ही फुलफिल करनी है कंडीशन, ठीक है। आई होप समझ में आया। बी कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको, बी कंडीशन मैंने बताई थी कि कोई भी इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले 7 साल में 730 दिन के लिए था, तो वो सेकेंड कंडीशन के बी पार्ट को फुलफिल करता है। तो मैंने यहाँ पे 2016-17 कंसिडर नहीं किया, जैसे मैंने आपको कहा था प्रीवियस ईयर कंसिडर नहीं करना है। तो मैंने 7 साल का उसके डेज टोटल किए, वो 764 डेज आ रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो मिस्टर एक्स है वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाएगा, क्योंकि उसने कंडीशन ए और कंडीशन बी दोनों फुलफिल की है ऑर्डिनरली रेजिडेंट की। समझ में आ गया? अगर वो ए और बी दोनों फुलफिल नहीं करता या एक भी फुलफिल करता तो वो नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाता। आई होप इस एग्जाम्पल ने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे।
अब मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का चेक करना सिखा दिया है। अब हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना सीखते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है 2 पार्ट पे डिपेंड करता है। पहले तो ये है जो वो काम करते हैं, जो वो बिजनेस करते हैं, उसका लोकेशन क्या है कंट्रोल और मैनेजमेंट का। पहली चीज आपको क्या चेक करनी है, लोकेशन ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर, ठीक है। सेकेंड इज कि कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। कर्ता आप जानते हो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हेड होता है। अब हमें सेकंड ये चेक करना है कि कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो ये 2 पॉइंट्स, ये 2 फैक्टर्स आपको चेक करना है। तो स्टेप 1 चेक करते हैं सबसे पहले कि कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में हुआ था या नहीं हुआ था। इससे पता चलता है कि HUF रेजिडेंट कहलाएगा इंडिया का या नहीं कहलाएगा। तो मैंने आपको इस फ्लो चार्ट पे समझाया है। अगर HUF रेजिडेंट है तो इसके लिए कंडीशन ये है कि जो उनका बिजनेस का जो अफेयर है, कंपनी अफेयर्स है, या जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है, इंडिया से ही पूरी तरीके से या होली या पार्टली इंडिया से ही अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट होता है तो मैं बोलूँगी हाँ ये इंडिया के रेजिडेंट हैं। अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से होली नहीं होता है इंडिया से तो मैं बोलूँगी नॉन रेजिडेंट। समझ में आ गया? सिंपल सी कंडीशन है। अगर यार आपका बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से होता है, कंट्रोल और मैनेजमेंट आपके जो भी आपका बिजनेस है उसका कंट्रोल इंडिया से होता है, मैनेजमेंट इंडिया से होता है, तो पूरी तरीके से या फिर पार्टली भी चलेगा तो भी हम उसको रेजिडेंट बोलेंगे। अगर नहीं होता फुल्ली तो हम उसे नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ पे कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं कंपनी अफेयर्स के वो इंडिया में लिए जाते हैं। ये होता है कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब। सेकेंड स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप आप अगर फुलफिल कर लेते हो तो हम सेकेंड स्टेप पे बढ़ते हैं। आपको स्टेप 1 सबसे पहले फुलफिल करना है कि आपका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है। अगर आप कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से होली या पार्टली होता है तभी आप स्टेप 2 पे आना। फिर हम यहाँ चेक करेंगे कि कर्ता ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। समझ में आ गया? तो उसके लिए वही कंडीशंस लगेंगी, सेम वही कंडीशंस लगेंगी जो इंडिविजुअल के लिए लगती है। क्या बताया था कंडीशन नंबर ए? ये बताई थी कि पिछले साल को छोड़ के आप उससे पहले 10 सालों में चेक करना कि आप 2 बार रेजिडेंट डिक्लेयर हुए थे या नहीं, कर्ता 2 बार रेजिडेंट डिक्लेयर हुआ था या नहीं आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स। ठीक है। बी कंडीशन ये बोलती है पिछले साल को छोड़ के आप 7 साल पहले नहीं सॉरी, पिछले साल को छोड़ के उससे पहले 7 साल आप 730 दिन के लिए इंडिया में थे तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। इसमें भी आपको दोनों ही कंडीशन फुलफिल करनी है। अगर आप दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करते या फिर एक भी फुलफिल करते हैं तो आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है। अब हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं फर्म्स का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या कोई भी और अदर पर्सन, पर कंपनी को छोड़ के। ठीक है। इनकी कंडीशन क्या है? इनकी कंडीशन यही है, सेम इनकी कंडीशन भी HUF की तरह ही है कि कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से होता है। यदि इंडिया से कंट्रोल और मैनेजमेंट होता है होली और पार्टली, मतलब पूरा होता है या थोड़ा बहुत होता है, तो हम बोलेंगे कि ये इंडिया के रेजिडेंट हैं। ठीक है। अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से इंडिया से नहीं होता तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। सिंपल है। इसके अंदर ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो केस सिर्फ और सिर्फ HUF के कर्ता के केस में और इंडिविजुअल में अप्लाई होता है। मैंने क्या बताया? ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी का जो केस है वो सिर्फ इंडिविजुअल और HUF में अप्लाई होता है। फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इवन कंपनी में भी नहीं होता। ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट इज कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे, जो कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत आता है। अब हम प्रीवियस ईयर में कंपनी रेजिडेंट थी या नहीं, रेजिडेंट थी या रेजिडेंट नहीं थी, ये इसकी भी कंडीशंस है। कंडीशन ये है टू बी रेजिडेंट कि आप इंडियन कंपनी है तो आप पक्का रेजिडेंट है इंडिया के। यदि आप इंडियन कंपनी है तो आप इंडिया के रेजिडेंट कहलाएंगे। पिछले साल का मैं एक और बात बता दूं बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब हम जो चीज़ें चेक कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की चेक करके करते हैं कि प्रीवियस ईयर में आप रेजिडेंट हो या नहीं हो, करेंट ईयर में नहीं, प्रीवियस ईयर में। ठीक है। तो कंपनी रेजिडेंट तब कहलाती है यदि वो इंडियन कंपनी है तो वो डेफिनेटली रेजिडेंट है। दूसरा केस ये है कि यदि कंपनी समझ लो फॉरेन कंपनी है, यदि कोई कंपनी फॉरेन कंपनी है पर उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, मतलब कि उसका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से होता है, तो भी हम उसको रेजिडेंट बोलेंगे। मैंने क्या बताया? यदि इंडियन कंपनी है तब तो वो रेजिडेंट है। यदि वो इंडियन कंपनी नहीं है, वो फॉरेन कंपनी है पर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट
इंडिया से होता है तो मैं बोलूँगी कि वो रेजिडेंट है, ठीक है। अब नॉन रेजिडेंट की कंडीशन क्या बताई है कि यदि आप इंडियन कंपनी नहीं है तो आप नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। यदि आपका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से या पार्टली भी बाहर से होता है तो आप नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि कंपनी XYZ इंडिया में रजिस्टर्ड है और वो अपना बिजनेस कर रही थी पिछले साल 2020-21 में, प्रीवियस ईयर में, पर उसका जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, दुबई से हो रहा है। पर XYZ कंपनी का जो कंट्रोल और मैनेजमेंट दुबई से हो रहा है, तो क्या आप XYZ कंपनी को रेजिडेंट मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप XYZ कंपनी को रेजिडेंट मानेंगे क्योंकि ये इंडियन कंपनी है, इंडिया में रजिस्टर्ड। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, 2 केसेस हैं। अगर इंडियन कंपनी है तो वो तो भाई इंडिया की रेजिडेंट कहलाएगी, प्रीवियस ईयर अगर उसने यहाँ पे काम किया है तो। दूसरा, अब मैंने ये बताया था यदि फॉरेन कंपनी है तो अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से होता है तो वो इंडियन कंपनी कहलाएगी, इंडियन कंपनी नहीं, वो रेजिडेंट कहलाएगी इंडिया का। समझ में आ गया? एग्जाम्पल 1 मैं फिर से समझा देती हूँ। XYZ एक कंपनी है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, पर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट दुबई से होता है, तो क्या XYZ कंपनी को हम रेजिडेंट ऑफ इंडिया मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो हम इसको मानेंगे क्योंकि ये एक इंडियन कंपनी है। अगर समझ लो, इसका मैं एग्जाम्पल चेंज कर दूँ कि XYZ कंपनी दुबई की है, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट, XYZ कंपनी दुबई की है, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से इंडिया से होता है, तो क्या मैं XYZ को रेजिडेंट मानूंगी इंडिया का? तो मैं रेजिडेंट मानूंगी उसको। मैंने आपको पीछे कंडीशन में बताया था, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रेमेडीज एक जर्मनी की एक कंपनी है, उसने अपने आप को रजिस्टर्ड भी जर्मनी में करवा रखा है, और पर उसका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से बॉम्बे से होता है, तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? जैसे मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन बताया, बिल्कुल सेम ही है ये। तो इसमें कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से इंडिया से हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये कंपनी रेजिडेंट है इंडिया की, चाहे ये जर्मनी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रखा है। मैंने पीछे आपको फिर से बता देती हूँ। पीछे मैंने आपको बताया था, यदि कोई फॉरेन कंपनी है, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से होता है, तो वो कंपनी रेजिडेंट कहलाएगी इंडिया की, ठीक है। अब यदि इस इलस्ट्रेशन में मैं थोड़ा बदलाव करती हूँ कि कंट्रोल और मैनेजमेंट सिर्फ थोड़ा बहुत इंडिया से होता है, पूरी तरीके से नहीं होता। यदि ये कंपनी जो जर्मनी में रजिस्टर्ड है, इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट थोड़ा बहुत होता है, पूरा नहीं होता, तो क्या हम इस कंपनी को रेजिडेंट मानेंगे? तो हम इस कंपनी को रेजिडेंट नहीं मानेंगे। हमें ये चाहिए कि कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से इंडिया से ही होना चाहिए, तभी वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगी वो कंपनी। समझ में आ गया? बहुत आसान है। कंपनी में ये चेक करना है कि वो रजिस्टर्ड का है, पहले तो ये देख लो। अगर वो इंडियन कंपनी है तो डेफिनेटली उसको रेजिडेंट मान लो, ठीक है। अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है या फिर वो इंडियन कंपनी नहीं है, पर इंडिया से कंट्रोल और मैनेजमेंट हो रहा है, तो वो भी रेजिडेंट कहलाएगी। लेकिन कंट्रोल मैनेजमेंट यहाँ पे होली होना चाहिए, फुल्ली होना चाहिए, पार्टली नहीं चलेगा, आधा वादा नहीं चलेगा, पूरा चाहिए, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसका पार्ट 2 आगे आएगा, उसके अंदर और एग्जाम्पल सीखेंगे, प्लस उसमें हम वो सीखेंगे कि टैक्सेशन कैसे होता है इन डिफरेंट कैटेगरीज। थैंक यू वेरी मच।